चाइल्ड स्पेशलिस्ट रवि पूरे रोहतक में जिसका डंका बजता था। बच्चे को कोई भी तकलीफ हो, बस उन्होंने अगर बच्चे को छू भी लिया तो समझो वह ठीक हो गया। उनका एक ही बेटा था आदित्य। स्कूलिंग के लिए देहरादून में दून स्कूल में एडमिशन कराया। डॉक्टर रवि का सपना था कि मेरा बेटा मुझसे भी काबिल डॉक्टर बने, लेकिन आदित्य को तो कहीं और ही उगना था। उसका सपना था कि वह एक वर्ल्ड फेमस कोरियोग्राफर बनेगा। खैर, स्कूल के बाद इसलिए कॉलेज की पढ़ाई करने मुंबई गया ताकि पढ़ाई भी पूरी हो जाए और शौक भी। पढ़ाई तो पूरी ना हो सकी, लेकिन शौक पूरा हो गया। कोरियोग्राफी सीखने लगा। वहां पर किसी से मोहब्बत हो गई। माता पिता को बताया तो पापा बोले, आदित्य, तेरी खुशी से बढ़कर हमारे लिए इस जहां में और कुछ भी नहीं है। अगर तुझे लगता है कि वही लड़की तेरे लिए सही है तो हमें क्या ऐतराज हो सकता है। लेकिन पापा, वो नताशा खान है। आदित्य थोड़ा सा झिझकते और हकलाते हुए बोला, अरे तो क्या हुआ बेटा, तुम घबरा क्यों रहे हो। ये हिंदू मुस्लिम इन इंसानों ने बनाए हैं, कुदरत ने नहीं। उसने तो केवल इंसान बनाया था। हम उसके माता पिता से बात करते हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। वह खुश होकर माँ पापा के गले लग गया। मगर उधर नताशा ने अपने घर में आदित्य के बारे में बताया तो भूचाल आ गया। कान खोलकर सुन लो नताशा, आदित्य से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। आज के बाद इस घर में मुझे आदित्य का नाम सुनाई देना नहीं चाहिए। नताशा के डैड ने फरमान सुना दिया। बात न बनती देख एक दिन नताशा ने ठोस कदम उठाया और घर छोड़कर चली आई आदित्य के पास। बालिग लड़की है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोर्ट मैरिज कर ली। आदित्य के माता पिता को भी इस शादी को मानना ही था। कैसा है आपसी तालमेल, किसी को कुछ भी नहीं पता था। आदित्य जाने और नताशा। नताशा को कभी खाना तो दूर, चाय तक बनानी नहीं आती थी। आदित्य बचपन से ही घर से दूर रहा, पहले देहरादून और फिर मुंबई। अक्सर खाना बाहर का ही खाता। कभी जब घर आता तो माँ के हाथ का खाना खाकर खुश हो जाता। नताशा का कभी अगर घर में चाय पीने का भी मन होता तो वह भी आदित्य ही बना कर देता। नताशा को बनाने नहीं आती। आदित्य ने बहुत कहा, नताशा, तुम थोड़ा बहुत माँ से खाना बनाना सीख लो या कोई कुकिंग कोर्स कर लो। नताशा का एक ही जवाब होता, मुझसे तो यह होगा नहीं। मैं खाना बनाने के लिए नहीं पैदा हुई हूँ। ये इतने सारे होटल किस लिए हैं। रोज का यही काम, तीनों समय खाना बाहर से ही आता। एक बार वर्ल्ड फ्लू फैला हुआ था हर तरफ। ना तो आदित्य को कुछ बनाना आता, ना ही नताशा बनाती। तब भी खाना बाहर से ही ऑर्डर किया जाता। आखिर शरीर ही तो है, कब तक बाहर का अनहाइजेनिक खाना सहन करता। मशीन में भी अगर तेल की जगह पानी या अन्य और कोई गंदा तेल डालोगे तो वह भी खराब हो जाएगी। आखिरकार आदित्य का शरीर भी अनहाइजेनिक खाना और अधिक सहन नहीं कर पाया। जवाब देने लगा। उस खाने को खाकर आदित्य अधिकतर बीमार रहने लगा। एक दिन बहुत बुरी तरीके से पेट में दर्द उठा। तब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग इस हद तक हो गई कि 3 महीने तक इलाज चला, तब जाकर ठीक हुआ। अभी ठीक हुआ ही था कि फिर से आदित्य को लगा कि उसे कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पेशाब में मवाद सा उसे महसूस हुआ और साथ ही अक्सर कमजोरी रहने लगी। काम धाम सब बंद हो गया। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। आदित्य ने अपने माता पिता को तब जाकर अपनी बीमारी के बारे में बताया। नताशा ने अब तक सोच लिया था कि वह आदित्य को छोड़ देगी। वह इस बीमारी और लाचार व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। आदित्य के माता पिता ने जब उसकी बीमारी को सुना तो झट से टैक्सी बुलाई और पहुंच गए बेटे के पास। डॉक्टर से किडनी बदलने की बात कही गई, लेकिन किडनी दे कौन। माता पिता दोनों ही शुगर और हार्ट पेशेंट हैं। अब रही नताशा, सो नताशा से कहा गया तो उसने साफ शब्दों में कहा, पापा जी, मैं आदित्य को तलाक दे रही हूँ। मैं अब इस व्यक्ति के साथ और नहीं रह सकती। कहकर उसने अपने मायके के लिए गाड़ी पकड़ी और चली गई। अगले ही दिन कोर्ट से तलाक के कागज आदित्य के पास पहुंच गए। आदित्य ने चुपचाप उन पर हस्ताक्षर कर दिए और माता पिता आदित्य को अपने साथ ले गए। आदित्य अब डायलिसिस पर है, लेकिन वह खुश है। वह माँ के पास है। वह खुश है कि वह घर का साफ सुथरा माँ के हाथों का खाना खाता है। वह चहक उठता है जब माँ उसके लिए दलिया या खिचड़ी भी बना देती है तो। वह खुश है, नताशा की हर पल की चिक-चिक नहीं सुननी पड़ती। इधर नताशा कुछ दिन मुंबई अपनी सहेली के घर रही, लेकिन उसने महसूस किया कि सहेली उसे बोझ समझती है। उस पर उसका पति किसी ना किसी बहाने से उसे छूता रहता। कभी-कभी जब उसकी सहेली घर पर नहीं होती, तो वह अकेली होती।
तो घर पर आ जाता और उसे परेशान करने लगता। आखिर उसे अलग से किराए का घर लेकर रहना ही पड़ा। मगर यह क्या, वह तो यहाँ और भी सुरक्षित नहीं। अक्सर बॉस घर तक छोड़ने के बहाने आते और घंटों तक घर बैठे रहते। कभी चाय, कभी कॉफी लेते, कभी बहाने से नितंबों पर तो कभी गालों पर चपत मारकर बात करते। एक बार तो कसकर सीने को पकड़ लिया, दर्द से चीख निकल गई, जिससे ऊपर के फ्लैट वाली रूबी ने पूछ लिया, क्या हुआ नताशा, फिर से छिपकली देख ली क्या? उफ, हाँ भाभी, बहुत बड़ी छिपकली थी, चली गई। अब झूठ बोलना पड़ा, बॉस जो ठहरे और बॉस भी चले गए। मगर नताशा समझ चुकी थी कि अकेले रहना आसान नहीं। आदित्य को तलाक दे चुकी है, अब मायके के सिवा और कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। आखिर मायके का रुख किया, सोचा वहीं पर कोई छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा कर लेगी, मगर कम से कम घर पर सुरक्षित तो रहेगी। मगर बोया बबूल तो आम कहाँ से पाओगे? वही हाल नताशा का भी था। घर में कदम रखते ही वह समझ गई कि उसकी यहाँ किसी को जरूरत नहीं। बिन बुलाया मेहमान है वह। डैड ने आते ही कह दिया, आ गई ना फिर से मेरे घर? क्या दिया आदित्य ने? उसकी औकात ही नहीं थी जो तुझे रखता। अब यहाँ क्या लेने आई है? जहाँ से आई है वहीं पर वापस चले जा। यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। माता पिता हर समय तिरस्कार करते, भाई भाभी भी नौकरों की तरह काम लेते, उस पर भी तिरस्कृत होती रहती। आखिर एक स्कूल में नौकरी लगी, सोचा कुछ कमाएगी तो कोई कदर भी करेगा। यहाँ भी नजरों से नताशा के रूप का रस पीने वाले हजारों कीड़े थे। एक टीचर ने तो एक दिन सरेआम हाथ पकड़ लिया और बोले, नताशा डार्लिंग, उस लौंडे से कुछ नहीं मिला क्या जो उसे छोड़ आई है? उस पर दूसरा बोला, अरे तो हम है ना, इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे, एक बार हमें सीने से तो लगाए। हम तो कब से तड़प रहे हैं। नताशा डियर, बोलो कब और कहाँ मिले? नताशा की आंखें भर आईं। आज उसे आदित्य की बेहद याद आने लगी। उसने फिर से एक ठोस कदम उठाया, घर आई और अपना सामान पैक किया और चल पड़ी मुंबई की वापस उन्हीं गलियों की तरफ। रास्ते में ही आदित्य के नंबर पर फोन मिलाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। नताशा लगातार रोई जा रही थी और अपने आप में ही बोलती जा रही थी, आदि प्लीज एक बार तो फोन उठाओ, मुझे तुमसे माफी मांगनी है, मुझे वापस अपने घर आना है, मुझे तुम्हारे पास आना है। प्लीज आदि, एक बार तो फोन उठा लो ना मेरा। 3-4 कॉल के बाद आदित्य के पापा ने फोन उठाया, कहा, हेलो। हेलो पापा जी मैं नताशा बोल रही हूँ। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, कहो कुछ काम था? हाँ पापा जी, मुझे आदित्य से और आप सबसे मिलना है। पापा जी, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन फिर भी आपकी ही बेटी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी, आदित्य से भी कहिए ना कि मुझे माफ कर दे और एक बार मुझसे बात कर ले। मैं वापस आ रही हूँ पापा जी, मैं अपने घर वापस आ रही हूँ, आप सबसे माफी मांगने और आप सबका प्यार लेने। नताशा बोले जा रही थी और रोए भी जा रही थी। किससे माफी मांगोगी बेटा, वह तो चला गया हमें छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। अभी अभी उसका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं। क्या? नहीं पापा जी, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो यह झूठ है, कह दो, एक बार कह दो कि यह झूठ है। और फोन हाथ से छूट गया और वह जोर जोर से रोने लगी। आपको यदि हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैशाली वॉइस। धन्यवाद।